नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज में जिसमें हम लोग द्रव के यांत्रिक गुणों की बात कर रहे हैं, आज जो अगला गुण है उसका नाम है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल को ही उत्क्षेपण बल भी कहते हैं। उत्क्षेपण बल, और इसी को अंग्रेजी में अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स, या इसी को अंग्रेजी में बॉयंस फोर्स भी कहा जाता है। BUOYANC फोर्स, ठीक है। यह जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल क्या होता है इसको पहले समझना जरूरी है। तो यह एक प्रॉपर्टीज है जो किसी लिक्विड के अंदर मौजूद होता है। यह क्या प्रॉपर्टीज है तो याद रखिएगा, द्रव का वह गुण है, द्रव का याद रखिएगा कि उत्प्लावन बल द्रव का गुण है कि जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर की ओर एक बल लगाता है। क्या कहा हमने कि द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर की ओर एक बल लगाता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई बकेट है, मतलब बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर हम कोई वस्तु रख गिराते हैं। ये बाल्टी है, इसमें मान लेते हैं पानी भरा हुआ है। इस पानी में कोई एक वस्तु हम इसमें डुबोते हैं। यहां पर ये एक वस्तु है। वस्तु को डुबोने पर वस्तु के तली द्वारा ऊर्ध्वाधर, वस्तु के तली के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि पता है कि जब भी किसी वस्तु को हम गिराएंगे तो नीचे की ओर आएगा, वो भी mg के कारण, इसके वेट के कारण ये नीचे आते जाएगा। लेकिन इसको माइनस करने के लिए एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ऊपर की ओर धकेलता है। इसी वजह से इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। ऊपर की ओर धकेलने वाला या फिर ऊर्ध्वाधर की ओर धकेलने वाला एक बल है जिसको कि उत्प्लावन बल कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को पूर्णतया या आंशिक रूप से, पूर्णतया या आंशिक रूप से किसी तरल के अंदर डुबोते हैं तो गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस पे वेट लग रहा है, उसके विरोध में अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करने लगता है। मतलब एक कह सकते हैं कि गुरुत्व के विरुद्ध एक बल द्रव के द्वारा, किसके द्वारा? तो द्रव के तली के द्वारा जो है लगाया जाता है। किस पर? तो उस वस्तु पर। तो उस वस्तु पर जो बल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या फिर उत्प्लावन बल। यह भी आपको याद रखना चाहिए किसी तरल के माध्यम में डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला, जब अगर हम इसके अंदर बात करें कि किसी तरल में, किसी भी तरल माध्यम में अगर कोई वस्तु को हम डुबोते हैं तो उसका जो उत्प्लावन बल है, वह उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित, वस्तु क्या करेगा? मान लीजिए कि अगर हम एक बीकर लेते हैं, एक हमने बीकर लिया जिसमें कि यहां पर एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप में हमने एक लिक्विड भर रखा है, कोई भी फ्लूइड है, कोई तरल है इसके अंदर, और हमने क्या किया? एक वस्तु जो है यहां पर रख दिया। तो यहां पर हम वस्तु जैसे ही डालेंगे तो यहां पर क्या होगा? तरल की ऊंचाई h के लगभग बढ़ जाएगी। कुछ ऊंचाई यहां पर तरल की बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा घर में, आप कोई एक वस्तु को डाल रखिए बाल्टी में, तो क्या होगा? उस तरल की ऊंचाई कुछ बढ़ जाएगी।
और ऊंचाई बढ़ेगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो मात्रा है, अगर हम यहाँ पर से इसको कलेक्ट करने लगे, इस द्रव का वही मात्रा होगा जो इस वस्तु द्वारा विस्थापित जल की मात्रा है। जितना यह वस्तु विस्थापित करेगा, मतलब जितना इस वस्तु का भार होगा, उतना यह क्या करेगा, तरल जो है विस्थापित करेगा। तो इसी के लिए आप याद रखिएगा कि किसी तरल माध्यम में अगर किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होगा या अधिक होगा या कम होगा। ये तीन स्थिति हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब याद रखिएगा कि उत्प्लावन बल जो है कुछ कारणों पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब उत्प्लावन बल को कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्टिव करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो पहला जो है याद रखिएगा, तरल पदार्थ में डूबे हुए वस्तु का आकार या आयतन। याद रखिएगा कि जिस तरल में जिस वस्तु को हम डुबो रहे हैं, जैसे कि इस वस्तु को डुबो रहे हैं, इस वस्तु का आकार क्या है या इस वस्तु का आयतन क्या है, उस पर भी उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो पहला हो जाएगा तरल पदार्थ में डूबे वस्तु का आयतन या आकार। तो वस्तु का आकार क्या है, आयतन क्या है। तो याद रखिएगा कि उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावक बल जो है, उस तरल में डूबे वस्तु के आकार और आयतन के सीधा समानुपाती होता है। मतलब जितना आयतन है और आकार है उससे डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होता है आपका उत्प्लावन बल। दूसरा आ जाता है जिस तरल में हम डुबो रहे उस तरल का क्या घनत्व है। तो तरल पदार्थ का घनत्व, तरल पदार्थ का क्या घनत्व है, इस पर भी निर्भर करेगा कि जो तरल है, घनत्व का मतलब क्या होता है, इसको डेंसिटी कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उसकी घनत्व कहलाती है। मतलब प्रति एकांक आयतन, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका डेंसिटी कहते हैं। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो तरल है उस तरल का घनत्व डिसाइड करेगा उसके द्वारा उत्प्लावन बल कितना लगेगा। तो सीधा सीधा अर्थ है कि जो तरल पदार्थ का घनत्व है वह समानुपातिक होता है उत्प्लावन बल के। मतलब तरल पदार्थ का जितना अधिक घनत्व होगा उत्प्लावन बल का मान उतना ही अधिक होगा, और तरल पदार्थ का घनत्व जितना ही कम होगा उत्प्लावन बल का मान उतना ही कम होगा। अगला अगर हम देखते हैं थर्ड नंबर, यह है तरल का तापमान। तरल का तापमान कि तरल पदार्थ है उसके तापमान, जिस तरल में हम वस्तु को डुबो रहे हैं उस तरल पदार्थ के अंदर जो तापमान है, याद रखिएगा तरल पदार्थ के वस्तु के आयतन और आकार का समानुपाती होगा और तरल पदार्थ के घनत्व का भी समानुपाती होगा। लेकिन याद रखिएगा तरल पदार्थ का जो जिस तरल में हम वस्तु को डुबो रहे हैं उस तरल का जो तापमान है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब तरल पदार्थ का तापमान कम होगा। पता है कि किसी का तापमान अगर हम कम करते हैं, तापमान कम होता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, और घनत्व बढ़ेगा तो उसका उत्प्लावन बल भी बढ़ेगा। अगर हम तरल का तापमान बढ़ाते जाते हैं, अगर तो उसको गर्म करते जाते हैं तो उसका घनत्व भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो इसी अर्थ पे हम कह सकते हैं तरल पदार्थ का तापमान जो है उस वस्तु के उत्प्लावन बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगला आता है आपका, जिस स्थान पर हम डुबो रहे हैं, याद रखिएगा जिस स्थान पर वस्तु को हम डुबो रहे हैं उस स्थान पर
गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण के कारण भी, क्योंकि हमको पता है कि नीचे खींचेगा तो नीचे जाने के लिए इसको जी चाहिए, तो जितना जी का मान बढ़ता जाएगा उतना ही उत्प्लावन बल का भी मान बढ़ता जाएगा, है ना। तो किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण पर भी उत्प्लावन बल का मान निर्भर करता है, मतलब उत्प्लावन बल इस पर भी निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण भी जो है वह याद रखिएगा कि समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उत्प्लावन बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या हो गया? उत्प्लावन द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर की ओर एक बल लगाता है, मतलब उसको ऊपर धकेलने के लिए एक बल लगाता है, या फिर इसको दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु को जब हम किसी तरल के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उस तरल के द्वारा वस्तु के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर की दिशा में, मतलब नीचे की ओर नहीं, ऊर्ध्वाधर की दिशा में एक फोर्स एक्ट करता है, एक बल कार्य करने लगता है, जिससे कि उस वस्तु का भार जो है वह आंशिक रूप से कम प्रतीत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और याद रखिएगा, इस उत्प्लावन बल जो है, इस उत्प्लावन बल के बारे में जो सिद्धांत है वह आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? आर्किमिडीज साहब ने दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, जो उत्प्लावन बल का सिद्धांत, उत्प्लावन बल का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो आर्किमिडीज साहब ने दिया था। देखते हैं प्लवन के नियम। प्लवन के नियम, ये तैरने का नियम कहते हैं इसको, प्लवन का नियम या तैरने का नियम भी इसको आप कह सकते हैं। तो कोई वस्तु डूबेगी या कोई वस्तु तैरेगी, यह किन बातों पर निर्भर करता है? तो चलिए इसमें हम लोग पहली कंडीशन को लेते हैं। पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, पहले कुछ एज्यूम कर लेना चाहिए हमें, और कुछ एक फिगर बना लेते हैं। एज्यूम करने के साथ साथ एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो सीखेंगे, सीखेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन क्या क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हम यहां पर कुछ एज्यूम करने वाले थे, और वह एज्यूम्शन कर लेते हैं हम लोग कि क्या एज्यूम्शन है। पहला, हम जो पिंड देख रहे हैं उस पिंड का जो भार होगा इसको हम लोग कह देते हैं W1। ठीक है, क्या कहा हमने? वस्तु का भार, वस्तु का भार, इसको हम कह देते हैं W1, इसको कह दिया मैंने W1। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक जो पता है कि जब उत्प्लावन बल लगेगा तो इस वस्तु को जब हम डुबाएंगे तो इसके भार के बराबर ही द्रव का भार जो है वह एग्जिट करता है, मतलब वह हटता है, विस्थापित किया जाता है। तो उस द्रव द्वारा हटाया गया जो भार द्रव है, मतलब उस ठोस द्वारा हटाया गया जो द्रव है उसका जो भार होगा उसको W2 मान लेते हैं, विस्थापित द्रव का भार, इसको हम लोग W2 मान लेते हैं। सबको W1 मान रहे हैं? ठीक है, तो पहला कंडीशन लेते हैं हम लोग, पहले कंडीशन को समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि पहला कंडीशन है, अगर जो वस्तु का भार है, क्या कह रहा हूं मैं? वस्तु का भार W1 जो है वह बड़ा होगा किससे? W2 से। मतलब समझिएगा कि W1 का मान जो है W2 से यदि बड़ा होगा, मतलब क्या है कि वस्तु का जो भार है वह विस्थापित जल के भार से अधिक होगा,
इसमें क्या कह रहा हूं मैं कि वस्तु का भार विस्थापित जल के भार से यदि अधिक होगा तो उस समय क्या होगा। तो याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु को अगर हम किसी तरल में डुबोते हैं तो अगर उसके द्वारा विस्थापित जल का भार जो है उस वस्तु के भार से कम होगा, इस तरह भी कह सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है पूर्णतया जो है अंदर डूब जाएगा। क्या होगा? पूर्णतया अंदर डूब जाएगा। जैसे किसी लोहे के टुकड़े को अगर हम इसमें अंदर डालते हैं तो छोटा सा अगर सुई भी डालें तो क्या होगा? इसके अंदर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो विस्थापित किया गया जल है और उसका जो भार है तो दोनों जो है अनबैलेंस्ड है। वस्तु का भार वहां पर अधिक हो जाता है और द्रव जो विस्थापित द्रव है उसका भार कम हो जाता है। अगर हम दूसरे कंडीशन को लें, दूसरा वाला कंडीशन, तो यहां पर W1 बराबर होगा W2 के। जब वस्तु का भार और द्रव का भार, क्या कह रहा हूं, वस्तु का भार और विस्थापित द्रव का भार दोनों बराबर हो जाएगा तो यह इसके अंदर डूबता हुआ तैरेगा। मतलब कोई वस्तु अगर अंदर डूबकर तैर रहा है, मतलब है उसका कि उसके द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है वह उस वस्तु के भार के बराबर है। अगला कंडीशन आता है यहां पर, इसको W1 लिखना है। अगला कंडीशन तब आता है, हम कहते हैं कि अगर W1 जो है वह कम हो जाए किससे? W2 से। मतलब क्या है? वस्तु का जो भार है वह उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार से यदि कम होगा तो वस्तु जो है ऊपर उठकर के तैरेगा, है ना। इसमें अगर हम देखें किसी वस्तु को लेते हैं, जैसे इसमें हम किसी नाव को ले लेते हैं। नाव जो है क्या होता है, नाव नहीं, हम लोग स्लाइडर या कुछ भी ऐसे वस्तु ले लेते हैं जो कि पानी के अंदर इंसान जब तैरता है, देखिए इंसान को ही लेते हैं, तो इंसान जब तैरता है तो उसका पूरा शरीर लगभग डूबा हुआ रहता है लेकिन वो तैरता रहता है ना। लेकिन जब हम नाव को लेते हैं तो नाव आंशिक रूप से हल्का डूबा हुआ रहता है लेकिन वह तरल के ऊपर ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका प्लवन का नियम के अनुसार 3 कंडीशन बनता है जब वस्तु का भार अधिक होगा और विस्थापित द्रव का भार कम होगा। दूसरा में आता है विस्थापित द्रव और वस्तु का भार दोनों बराबर होगा। तीसरा कंडीशन में आता है वस्तु का भार जो है उस विस्थापित द्रव के भार से कम होगा। ठीक है, आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा कि द्रव की उत्प्लावकता का जो उपयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में कहां पर कर सकते हैं। तो जैसे पहला अगर हम कंडीशन मान के चले जहाज, अगर हम उदाहरण देखें तो जहाज लोहे का एक भारी भरकम उपकरण है जो जल के ऊपर तैरता है। कैसे तैरता है? तो याद रखिएगा कि जहाज द्वारा विस्थापित द्रव या जल का भार वस्तु के भार या फिर जहाज के भार से कम होता है। सॉरी, जहाज द्वारा विस्थापित जल का भार वस्तु के भार से अधिक होता है। और अभी हमने देखा कि अधिक होगा तो क्या होगा? तैरेगा, फ्लोट करेगा। मनुष्य का तैरना, जब मानव जो है वह जल पर तैरता है, मनुष्य का तैरना, तो क्या होगा कि यहां पर मनुष्य भी तैर रहा है। तो मतलब क्या है कि मनुष्य द्वारा विस्थापित जल का भार जो है द्रव के भार के बराबर है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। तो क्या होगा? उसके अंदर अंदर तैरता चलेगा। अगला देखिएगा कि जो प्लावी हिमशैल होता है जिसको आइसबर्ग कहते हैं, प्लावी हिमशैल जो होता है, प्लावी हिमशैल मतलब जो हेम्सबर्ग जो आइसबर्ग जो होता है वह जल के ऊपर तैरता है। और तैरता कितना है? तो याद रखिएगा कि 9/10 भाग जो है वह डूबा हुआ रहता है और 1/10 भाग जो है उसका जल के ऊपर होता है।
यह द्रव जल और बर्फ के घनत्व के कारण होता है। इससे काफी एक्सीडेंट भी हो जाता है। आपने सुना होगा एक टाइटैनिक जहाज था जो कि हिम्सबर्ग से टकरा गया और डूब गया, हजारों लोगों की जान चली गई। कारण क्या था कि जो हिम्सबर्ग होता है उसका अगर समुद्र के अंदर देखेंगे तो अधिकांश भाग जो है 9/10 भाग जल के अंदर रहता है और 1/10 भाग जल के बाहर रहता है। तो नाव का कुछ ना कुछ तो हिस्सा अगर हम देखेंगे तो नाव का शेप इस तरह से होता है और कुछ ना कुछ हिस्सा तो अंदर तैरता रहता है। तो जिसके कारण यह अंदर से इसके पेन में जो कि बॉटम पोर्शन है उसमें धक्का लगा और ये टूट गया, जिससे कि इसमें पानी भर गया और ये डूब गया, सिंक कर गया। और एक चीज और याद रखना है आपको, मनुष्य का तैरना जो है नदी में और समुद्र में लेते हैं। तो नदी में तैरना मुश्किल होता है बनिस्पत के समुद्र में। अगर हम समुद्र में देखें तो समुद्र में आसानी से तैरा जा सकता है, जबकि नदी में नहीं। तो याद रखिएगा कि जो नदी या झील होता है इसके जल का जो घनत्व होता है, घनत्व कम होता है, लेकिन समुद्र के जल का घनत्व जो है वह अधिक होता है खारा पानी होने के कारण। क्या होता है? खारा जल के कारण। खारा जल क्या होता है? उसका नमकीन होता है उसमें, जिसके कारण उसका भार क्या होता है? अधिक होता है। और यह भी याद रखिएगा जो उत्प्लावन बल है वह किससे मिलता है? इसको हम FB से डिनोट करते हैं, बॉयंस फोर्स, और यह मिलता है ρGH। ρGH, रो जो है उस द्रव का डेंसिटी है जिस द्रव में हम डुबो रहे हैं, और यह जो G है वह गुरुत्वीय त्वरण है, और H विस्थापित जल की ऊंचाई है। विस्थापित जल की ऊंचाई है, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा जो बॉयंस फोर्स है या फिर जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसका मात्रक भी न्यूटन ही होता है। फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। उसी प्रकार से इसका भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। इस बात का ध्यान में रखें, ठीक है। मेरे ख्याल से जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो उत्प्लावन बल है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, जैसे द्रव के अंदर दाब की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।